कोई देखेगा वीडियो कहेगा कि इसको टकला बोले हैं, किसको टकला बोले हैं। दिक्कत हो गई। देखो समझने वाली बात है। यहाँ ब्लड ग्रुप पढ़े थे। अब ब्लड ग्रुप पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में उसके एंटीजन होते हैं। अब यदि मैंने उस दिन बताया था आरएच पॉजिटिव बोला कि आरएच पॉजिटिव, अगर आरएच पॉजिटिव दो, अगर से माता पिता दोनों आरएच पॉजिटिव है तब तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन माँ अगर आरएच नेगेटिव है, पिता आरएच पॉजिटिव है, तो चाइल्ड पर खतरा बनता है। चाइल्ड पर जो प्रथम के बाद जो चाइल्ड आते हैं उनके ब्लड ग्रुप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब जेनेटिक ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स में ये बताया जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी संतानें हो सकती हैं। ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस की थी। अब क्यों होती है इसका देखो, आपको कुछ कोड याद रखना है। जब भी ए रहे, ए के लिए आपको याद रखना है ए और ए ओ, ये याद रखिएगा। जब भी ए ब्लड ग्रुप आए आपको कोड रखना है ए और ए ओ। बी के लिए बीबी और बीओ, ए बी के लिए ए बी और ओ के लिए ओ ओ। इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए है ना, मां ए की है, ठीक है ना, मां का ब्लड ग्रुप ए है और पिताजी जिसके हैं वो है ए बी, ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप के हैं। ऐसी स्थिति में हम ए के लिए कोड क्या रखे हैं, चाहे तो ये चाहे तो ये, चाहे ये रख लेते हैं। मान लीजिए इसके लिए कोड हमारा है ए, ठीक है ना, और इसके लिए ए बी के लिए कोड क्या है ए बी। अब ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल है, हाफ होगा, हाफ होके फिर कंबाइंड होता है। अब देखिए ए वाला यदि ए वाले से संयोग करता है तो बनेगा ए, फिर इसका ए जो है इसके बी से संयोग करे क्या बनेगा ए बी, अब फिर ए से ए और फिर ए क्या बनेगा ए बी। तो इससे क्या पता है कितना ए बना, दो गो, और ए किसका है ए, तो ये हुआ ए, ये भी ए बी किसका ए बी का ए बी। इससे पता चलता है कि 50% 50% जो होगा, 50% जो होगा वो ए ग्रुप वाला होगा उसके बच्चे, और 50% हो सकते हैं ए बी ग्रुप वाले। ये दो ग्रुप के चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब उसमें जो बेटा बेटी होगा उसमें 50% हो सकता है कि वो ए बी वाले भी हो और 50% हो सकता है वो ए वाले भी हो। इसी तरह कोई भी आप ब्लड ग्रुप कर लीजिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसके ब्लड ग्रुप में कौन कौन से आने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इसमें से ले लेते हैं, पिताजी बी ब्लड ग्रुप के हैं, है ना, और मां क्या है ओ ब्लड ग्रुप की, ठीक है। इसमें से कोई भी ले लेते हैं हम, मान लीजिए, और कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बी के लिए क्या आपका कोड था, बीओ या ओ बी या बीबी। अब इसके लिए ओ ओ, है ना, इसमें अब करिएगा तो आएगा बीओ, इसमें भी करिएगा तो बीओ, फिर दूसरा में भी बीओ बीओ बीओ, सब में आएगा। इसका मतलब टोटल कितना कौन होगा, टोटल किस ग्रुप का होगा बी, टोटल बी ग्रुप वाले लोग हो जाएंगे उसमें। मतलब ओ और बी में अगर से संयोग होता है तो जो ब्लड ग्रुप वाला होगा वो टोटल बी वाला आएगा, है ना। इसीलिए इसको जेनेटिक्स में आपको ये जानना है कि ये यूज कैसे करते हैं। उसके बाद एक और चीज बताए थे, जैसे आरएच पॉजिटिव है और आरएच नेगेटिव से वो संयोग किया, तो ये अधिकांश जो होगा उसमें बताया कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है आरएच पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव भी रहेगा तभी वो मैक्सिमम टाइम्स क्या ये संभावना होती है कि आरएच पॉजिटिव जो है वो प्रभावी गुण है वो ऊपर आएगा। तो अधिकांश जो है आरएच पॉजिटिव हो सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरएच नेगेटिव, अब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के संयोग से भी ऐसा होगा कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के संयोग से भी, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये क्या है, ये डी क्या है, ये उसके एंटीजन है, उसमें प्रोटीन जो मौजूद है, मान लेते हैं ये आरएच में बताया डी एंटीजन के बारे में।
तो इसके प्रोटीन है, एक डी और इसका डी, ये आपके साथ है। अगर इसका कैपिटल डी इसके स्मॉल डी से संयोग करता है तो ये आता है, फिर कैपिटल, फिर इसके दूसरे स्मॉल डी से, फिर यही आएगा, इसका डी इसके डी से, फिर डी इसका डी इसके डी से, ये आएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि RH पॉजिटिव में जब ये वाला एंटीजन रहेगा, है ना, उसके और ये वाले एंटीजन से संयोग होगा तब उसमें नेगेटिव भी पैदा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की जो संतान होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होते, उसमें कुछ परसेंट, अधिकांश में पॉजिटिव ही होगा, लेकिन उसमें ये नहीं कि उसमें नेगेटिव नहीं होगा, उसमें नेगेटिव भी आएगा, समझे, उसमें नेगेटिव भी आएगा। जब ये dd स्मॉल dd आएगा तो नेगेटिव आ सकता है, बाकी किसी में भी अगर कैपिटल डी भी आ गया तो वो पॉजिटिव बना है, क्योंकि पॉजिटिव कैपिटल डी डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाता है, जो प्रभावी गुण है, मतलब पॉजिटिव वाले को दिखाता है। तो ये हो सकता है अगर हो। इसके अलावा ब्लड के संबंधित और भी चीजें, ये समझे ना, इसमें ये कोड याद रखना है आपको, ये कोड है ना, कि ए के लिए ए, अगर पूछ लिया जाता है कि मां जो है बी ब्लड ग्रुप की है, पिता ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो संतान जो है कितने परसेंट जो है ए बी हो सकती है, कितनी ओ हो सकती है, कितना क्या हो सकती है, ये पूछी जा सकती है। तो इसके लिए आप इसको क्रॉस करके इसे दिखा देंगे, क्रॉस कर लेंगे, दिखा देंगे, है ना। जैसे पूछ दिया जाएगा आपसे, ये नोट हो चुका है ना, जैसे पूछ दिया ये आपसे कि पिताजी, है ना, ए बी ब्लड ग्रुप के मौजूद हैं और मां जो है वो बी ब्लड ग्रुप की है। आपको पूछा जाए कि संतान जो होगी वो किस ब्लड ग्रुप की होगी और कितने परसेंट में होगी, ये आपसे पूछा। तो ए बी के लिए हमने कोड क्या रखा हुआ है, ए बी, और बी के लिए हमने रखा है बी बी या बी ओ, कुछ भी रख सकते हो। अब इसमें या बी ओ भी रखेंगे, जहां बी ओ आ गया उसके जगह हम बी यूज करेंगे। अब हमने ए से इसको कराया तो ए बी हुआ, फिर ए इसके ही ए से इसके दूसरे बी से, तो ए बी ही हुआ, फिर हमने इसके बी से ए की बी को, फिर बी हुआ डबल बी, फिर इसके बी से फिर इसके बी डबल बी। तो हमने कहा ए बी जहां यूज होगा वहां आपको क्या यूज करना है, ए बी, तो ए बी हुआ, इसके लिए भी ए बी हुआ, और डबल बी की जगह केवल बी। तो इसमें भी क्या होता है, 50% है, ये चांसेस होंगे 50% क्या होगा, मतलब ए वाले तो ग्रुप ए बी वाले आएंगे, 50% बी वाले आएंगे। तो इस तरह से संयोग करवाते हैं। अब देखिए ब्लड, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में, है ना। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। अब 7.4 पीएच होता है तो 7.4 का मतलब ये क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, क्षारीय है। आपको बताए थे कि 7 पीएच न्यूट्रल का होता है, 7 से कम अगर हो जाए पीएच तो अम्ल होता है, 7 से ज्यादा हो जाए तो क्षार हो जाता है। तो 7 से जितना अधिक होते जाएगा उतना क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो 7.4 है, इसका मतलब दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार की तरह। तो क्या ये अम्लीय भी होगा, कम भी होता होगा तो अम्लीय होगा। तो पीएच बैलेंस कैसे करता है, तो ब्लड में एक बफर सिस्टम होता है। ये बफर सिस्टम के टर्म बहुत विस्तृत रूप से समझाए जाते हैं, लेकिन आपको केवल जानकारी के लिए जाना है। बफर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ब्लड के पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है, मतलब उसको घटने बढ़ने नहीं देता, उसको हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसको पीएच मतलब बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। वो सिस्टम होता है जो उसके पीएच को बनाए रखने की हमेशा कोशिश करता है ना। तो हमने यहां लिखा हुआ है ऐसा तंत्र जो पीएच को बदलने से रोकता है उसको कहते हैं बफर, बफर तंत्र, है ना, बफर सिस्टम। तो इसका पीएच 7.4 इसमें उपस्थित बफर सिस्टम से, है ना, बफर तंत्र के कारण होता है। ब्लड में कार्बोनेटेड आधारित बफर सिस्टम होता है, इसे बहुत तरह से बफर सिस्टम है, इसमें कार्बोनेटेड आधारित बफर सिस्टम। कार्बोनेटेड आधारित बफर सिस्टम का मतलब है कि वो कार्बोनेट के रूप में, कोई साल्ट के रूप में, कोई कार्बोनेट के कंपाउंड के रूप में वहां मौजूद होगा। जैसे देखेगा उसमें, आपको पता है कि ब्लड कोई भी चीज अम्ल होता है, अम्ल किसके कारण होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण। अम्ल हाइड्रोजन आयन के कारण होता है और क्षार OH माइनस आयन, है ना, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होता है वो क्षार।
अम्ल में अगर जितना H प्लस आयन बढ़ते जाएगा वो अम्लीयता बढ़ते जाएगी। पीएच इसलिए बना, पीएच स्केल में वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने का स्केल है। कितना हाइड्रोजन आयन, ज्यादा हाइड्रोजन आयन अगर ब्लड में बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो ज्यादा अगर H बढ़ा तो कार्बोनेट क्या होता है, उसके H को एब्जॉर्ब करता है ना, और उसके बाद वो कंपाउंड बनाता है। यहां मैंने दिखाया है ब्लड के, है ना, तो ब्लड के प्लाज्मा में H2CO3 होता है। क्या होता है, H2CO3 होता है। और ये क्या करता है कि जब इस देखता है कि हाइड्रोजन बढ़ गया तो ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके ये डबल एरो सिंबल बताता है कि अभिक्रिया इधर से ये हो रही है और फिर ये टूट के ये भी बन सकता है। तो H2CO3 टूट के H प्लस और HCO3 बनाता है, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट करके ये टूटेगा, यहां H नहीं होगा, यहां CO3 बनाता है, कार्बोनेट मुक्त करता है। तो कार्बोनेट जब मुक्त करता है तो अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो यही कार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ संयोग करके H2CO3 बनाएगा। और यदि ब्लड में हाइड्रोजन अम्लीयता घटने लगी, ज्यादा क्षारीयता होने लगी, तो ये फिर टूट के H प्लस देना शुरू करता है न्यूट्रल बनाने के लिए। इस तरह से ये बफर सिस्टम होता है, इसलिए पीएच को हमेशा 7.4 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करता है, बनाए रखता है ना, ये बफर सिस्टम जो उसका। अब क्या है, कुछ चीजें देखिए, जब ब्लड का सैंपल इसमें कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें कैसे तत्व डिफाइन किया जाता है। तो जो ब्लड है, एक ब्लड लिया जाता है और उसको ढक्कन बन के अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि 9th में आप केमिस्ट्री में पढ़े, उसमें क्या किया जाता है, जैसे मथनी होता है ना, मथनी तो हम कोई चीज डाल के मथते हैं, मथने मथते मथते जो है उसका जो है फैट्स अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी डब्बे में बंद करके उसको जो है एक घुमाने वाले पर अपकेंद्रीय विधि से लगा देते हैं। वो जोर से उसको इतनी तेजी से घुमाता है कि ब्लड में 3 पार्ट उसके अलग होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट में प्लाज्मा होता है जो येलो कलर का लिक्विड हो जाता है, वो हल्का येलो कलर का ऊपर जो है तैरता है। नीचे जो है ना ब्लड जो है वो बैठ जाता है, पूरा एकदम डीप गाढ़ा काला एकदम लाल कलर का लिक्विड जो है वो नीचे बैठ जाएगा। अब बीच में इन दोनों के लेयर में एक थोड़ा सा जो है एकदम उजला जैसे चमकता हुआ हल्का जो है वो परत बैठती है। इन तीनों का अलग अलग नेम है। नीचे वाला जो गाढ़ा बैठा आपका उसका नाम है आरबीसी, वो रेड ब्लड सेल्स है, ये 45% होता है, पता है। ऊपर वाला जो उजला है वो प्लाज्मा है, वो 55% पार्ट, और लेस देन 1 जो है वो ये पफी कोट कर रहा है, पफी कोट होता है। ये पफी कोट क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैंने लिखा। पफी कोट अपकेंद्रण के बाद श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से बनी एक पतली सफेद परत होती है। इसके बीच में दोनों को जो सेपरेट कर रहा होता है उसके बीच में एक छोटी सी परत होती है, ये 3। अब इसमें WBC 1% के आसपास, ये पफी कोट में 2 चीज होता है, WBC और प्लेटलेट, ये दोनों को मिला दिया जाए तो लेस देन 1% के आसपास होता है, 1% के आसपास हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ये पफी कोट बहुत कम मात्रा में, 3 पार्ट हो गए उसके। ये कब थे, जब हमने उसको अपकेंद्रण नहीं किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं किया था, उसको मशीन में डाल के उसको घुमाया नहीं था। तीनों चीज अलग होगा तब ना उसमें से अलग करेंगे। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका उपयोग डीएनए निकालने के लिए किया जाता है। ये जो पफी कोट है आपका, इसमें ही WBC है, और WBC पता है कि डीएनए का घर है, उसी से निकालना है, तो उसमें डीएनए निकालने के लिए किया जाता है। इसका विश्लेषण विभिन्न संक्रमणों के निदान के लिए किया जाता है, क्योंकि डीएनए में पता है WBC जो व्हाइट ब्लड सेल से जो है वो क्या करता है, रोग से लड़ने की शक्ति देता है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के रोग से लड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये समझे 3 पार्ट होते हैं इसके, है ना। अब देखिए यहां ब्लड का स्ट्रक्चर, ये आरबीसी है। आरबीसी में इस तरह का संरचना होती है, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन 2 चीज से बना हुआ है, एक हीम से और दूसरा ग्लोबिन, है ना। हीम क्या होता है, रेड पिगमेंट के जैसा दिखाई देता है, वो हीम है, और ग्लोबिन प्रोटीन है। तो इसलिए एक प्रकार का प्रोटीन यहां लिखा हुआ है, ये प्रोटीन है। और फिर इसमें जो ये रेड वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है हीम होता है। इसमें क्या सेंट्रल में आयरन होता है, और ये आयरन Fe++ के रूप में रहता है, फेरस के फॉर्म में। और चारों तरफ जो है यहां ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको न्यूक्लिक एसिड से जो है उसका ये घेरा बना होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये चारों तरफ, समझे। और इस तरह से ये बना हुआ,
ये बताया, इससे जुड़े हुए थे। ये हीम का स्ट्रक्चर है ना। और हीम में इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझे। अब इसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो देखो HB हेमोग्लोबिन का है। हेमोग्लोबिन में लोहे के अणु लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में सामान्य आकार को बनाए रखने में मदद करता है। ये जो है लोहा, ठीक है ना, मानव शरीर की कोशिकाओं को लालिमा देता है, यही उसको रेड पिगमेंट से दे रहा होता है। कोशिकाओं को O2 एवं CO2 के परिवहन में मदद करता है। अब थोड़ा सा इधर देखें, ये लंग्स है, लंग्स में क्या है, फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जो ब्लड है, ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करवाता है ना। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो HB में सप्लाई हो गया, HB में ऑक्सीजन लगा और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना गया। HB मतलब हेमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म है, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया। फिर गोज टू वेरियस टिश्यूज, अलग अलग जो है ऊतकों में फिर जाता है, और ऊतकों में ये हेमोग्लोबिन रिड्यूस हेमोग्लोबिन, और उसमें वो घटता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड फिर वो आरबीसी में मिल्क करके फिर कहां चला जाता है, लंग्स में, फिर शुद्धिकरण होता है। इससे एक दो बातें क्लियर होती है। ये जो रेड ब्लड सेल आपको दिखाई दे रहा है लाल लाल, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन मिला हुआ है, और जहां से ऑक्सीजन की कमी प्राप्त होती है, लगती है, वहां ब्लू दिखाई देगा, है ना। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो हल्का ब्लू दिखाई दे रहा है ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वो पूरा कितना रेड दिखाई दे रहा है। तब हेमोग्लोबिन, अब नॉर्मल कैसे हेमोग्लोबिन की रेंज है, तो 12 से 18 वर्ष में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर इसकी मात्रा होती है, प्रति डेसीलीटर इसकी मात्रा होती है महिलाओं में। और 18 से जो है 18 वर्ष से बाद बोल सकते हैं जितना है, तो उसमें 12.1 से 15.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इसमें थोड़ा कम क्यों हो गया पता है, क्योंकि 12 से 18 बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मासिक चक्र, तो ब्लड जो है शरीर से बहुत निकलने लगता है। इससे जो है ब्लड हेमोग्लोबिन घटने लगता है महिलाओं का, इसके कारण उनको कमजोरी होती है। लड़कियों में जो कमजोरी आती है बराबर से, लड़कों को लगता है ना कि वो जो है क्यों बार बार से बीमार पड़ रही है, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती रहती है। पर महीना उनको पेट में दर्द होगा, सर में चक्कर आएगा, उनको जो है कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, तो उनके कारण उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक चक्र है जो उनका चलता है, तो उनके शरीर से ब्लड निकलता है, इसीलिए हेमोग्लोबिन उसमें घट जाता है, ठीक है ना। अब देखो पुरुषों में जो बताएं तो उसमें 14 से लेकर 17 ग्राम प्रति डे पुरुषों में अधिक होता है। इसमें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को महीना महीना ब्लड उनके शरीर से नहीं है ना गिरता है, एक्सीडेंट जो थोड़े हो जाते हैं महीना महीना अब उनका एक्सीडेंट होगा, महीना महीना उनके शरीर से जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। इसलिए स्त्रियों को ज्यादा जो है तकलीफ उठानी पड़ती है ना। तो अब पुरुषों में ये बताएं। अब देखो हेमोग्लोबिन कम होने के प्रारंभिक लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे, तो पहले तो थकान हो सकती है। हेमोग्लोबिन कम है तो थकान हो जाएगा, थोड़ा सा काम करने के बाद ही व्यक्ति थकान महसूस करेगा। दूसरी बात, कमजोरी महसूस होगी शरीर में, हाथ पैर में झुंझुनी लगने लगेगा, कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगा। तेज धड़कन, अचानक जो है धड़कन बढ़ जाएगी, है ना। फिर पीला जो है त्वचा जो होगी वो पीला हो जाएगी, त्वचा का रंग हल्का पीलापन दिखने लगेगा, है ना, और मसूड़े भी पीले दिखेंगे। अब हेमोग्लोबिन के कारण क्या है कम होने से, तो कम आहार, भोजन ही कम मिल रहा है, खाना ही कम मिल रहा है। अगर खाना भी कम मिलेगा तो भी हेमोग्लोबिन घट रहा है, ब्लड बन ही नहीं रहा है, कम बन रहा है, तो उससे आयरन डाइजेशन, या ऐसा हो कि आपके शरीर में जो आयरन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे, अवशोषित ही नहीं हो पा रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम होगी। विटामिन 12 की कमी होगी तब भी आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। विटामिन 12 भी अगर आपका घट रहा है तो भी, मासिक धर्म हो रहा है तो भी, और लीवर की यदि समस्या बनी हुई है या किडनी की कोई समस्या है तो भी आपके शरीर में तेजी से हेमोग्लोबिन घट जाएगा। अगर लीवर और किडनी से संबंधित कोई रोग है, आपको लंबे समय तक परेशान कर रहा है उसके कारण आपका। अब इसके निदान के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, मेवा जो सूखा होता है, खजूर जैसी चीजें वो खा सकते हैं आप, है ना। अंडे की जर्दी खाते हैं लोग जो अंडा खाने वाले होते हैं, मीट को भी खाना पसंद करते हैं, तो ये सब चीजें जो है उसकी कमी को पूर्ति करने के साधन है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, पालक जैसी चीजें खानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब ये अंडा खाने वाले कहेंगे कि भाई हम केवल अंडा ही खाएंगे, ऐसी जरूरी नहीं, वेजिटेरियन भी
है ना। आजकल तो ट्रेंड करता है कि आजकल ब्लड ग्रुप के अनुसार उसको क्या खाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबसे पुराना ब्लड ग्रुप है, सबसे पुराना। तो पुराने ब्लड ग्रुप को लोगों का मानना है कि वो मांसाहारी होना चाहिए। पुराना हो जिसका ब्लड ग्रुप है वो मांसा, थोड़ा सा मांस खा भी लेगा वो। फिर बाद में ए आया, बी आया, और लास्ट में जो माना जाता है कि ए बी आया। तो ए बी वाले जो है वो लोग आज के हिसाब से शाकाहारी होने चाहिए, वो मानना है लोगों का इस तरह से कि ऐसा होना चाहिए। ब्लड ग्रुप के अनुसार वो आहार भी अलग कर रहे हैं कि अलग अलग ब्लड ग्रुप है तो उसको क्या चीज खाना चाहिए, किस टाइप के भोजन खाने चाहिए जो उसके शरीर के लिए उपयोगी। ये बात की है, ये तो स्टडी चलती रहती है ना। हमारा टॉपिक यहाँ था, तो आपको पता चले ब्लड कम हो जाए तो, और ये जो लिखा है इसमें ये है कि कारण क्या होगा, किस कारण से ब्लड ग्रुप कम हो रहे हैं। और ये मैंने बताया कि एक लक्षण क्या है, अगर है प्रारंभिक लक्षण क्या है, ये है नीचे वाला। ये पुरुषों से रिलेटेड बात थी, ये स्त्रियों से रिलेटेड बात थी, और ये आपका यहां से कारण है, किस कारण से ये हो रहा है। ठीक है, इतना कर लीजिए।